मतलब वो जो तबकात समाज में सबसे कमज़ोर हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे आपके ये ट्राइबल्स हों, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये हुकूमत ऐसे चल रही है जैसे हम अंग्रेज़ के ज़माने में सुना करते थे। हमें दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी पत्रकार अनीस दुर्रानी साहब, पॉलिटिशियन भी हैं, कांग्रेस की बड़ी अच्छी पोस्ट पर रहे, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं ये, संजय गांधी के ज़माने के, तब से कांग्रेस में हैं, बड़े एक्टिव रहे हैं, अब भी एक्टिव हैं, लेकिन बेसिकली पत्रकार हैं ये। अखबार नौ अखबार निकलता है उसके एडिटर रहे हैं। बाकी काफ़ी इनका लंबा चौड़ा बायोडाटा, क्योंकि पहली बार आ रहे हैं हिंद वॉइस में, तो आपसे तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है। खैर मकदम है अनीस दुर्रानी साहब, आपका हिंद वॉइस पर शुक्रिया। एक काफ़ी अरसे से आपको तलाश कर रहे थे, अब आपसे मुलाकात हुई है और आपने पुरानी दिल्ली की गलियां दिखा दी हमें इस बहाने आपसे मिलने के लिए, आने के लिए। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं कि अभी आज ही एक फ़ैसला आया है कि डॉक्टर कफ़ील, नाम सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में ये नहीं बताना क्या है नहीं, तो योगी जी के डसे हुए हैं वो, जाने कि योगी जी ने उनको जेल में डाल रखा था, लेकिन अब हाई कोर्ट से वो बरी हो गए, उनको जमानत मिल गई, वो छूट के आगे, जमानत भी नहीं मिल रही थी। उन्होंने बीच बीच में बहुत लेटर लिख के कि उनके टॉर्चर हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा था क्यों गिरफ़्तार किया है। ये तो पता नहीं बेकार है कि वो उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर ला के दिए थे, वही इल्ज़ाम वो आज तक भुगत रहे हैं, जो सेवा का मेवा तो नहीं मिला, हाँ उनको दूसरी चीज़ मिल गई। तो आप क्या समझते हैं? वैसे यूपी की पॉलिटिक्स तो बिल्कुल एक किस्म से बहुत ही ज़्यादा तहस्सुबी हो रही है, वहाँ तो मुसलमान नाम होना चाहिए, कुछ भी कर देते। ये डॉक्टर कफ़ील अहमद थे, आपका क्या राय है इसके बारे में कि जो उनको बगैर किसी उसके इतने दिनों जेल में रखा गया? देखिए, डॉक्टर कफ़ील से मैं पर्सनली ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ। मैं उनसे पहली बार मिला था 2 साल पहले, एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। बहुत ही उम्दा आदमी हैं और बहुत ही समझदार आदमी हैं और बड़ा हमदर्दी रखते हैं लोगों के लिए। तो ये हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी का समझ लीजिए कि बलात्कार हुआ है, उन जैसे आदमियों को गिरफ़्तार करना बिना किसी जायज़ वजह के। इसमें आप देखिए, इनको जब गिरफ़्तार किया गया था और उसके ऊपर कोर्ट ने, मुकामी कोर्ट ने उनको रिहा करने का आदेश, उसके बाद उनको NSC, उसके बाद 4 दिन तक उनको रिहा नहीं किया गया। आप ये देखिए, पुलिस राज के जो मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ कि गिरफ़्तारी का रिलीज़ उनका ऑर्डर हो गया, लेकिन 4 दिन तक उनको जेल से निकलने नहीं दिया गया और इस दरमियान NSA उनके ऊपर नाफिज कर दी गई। तो ये बेसिकली लोगों के साथ मुंतकामाना कार्रवाई करने का नतीजा है। इसी को राजहट कहा जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति में ये राजहट है। दूसरी बात, इसका एक पहलू ये है कि डॉक्टर कफ़ील के साथ जो कुछ किया गया वो बड़े पैमाने पर तबलीगी जमात के साथ किया गया जी, इसलिए कि बजाय ये कि ये देखते कि भाई तबलीगी जमात का ज़िम्मा है या नहीं, रातों रात तबलीगी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगा के और जनाब सारा ऐसा इस तरह से गोदी मीडिया ने, ज़ाहिर है गोदी मीडिया को सप्लाई कौन करता है मवाद, ये इंटेलिजेंस एजेंसियाँ करती हैं, वज़ारत दाखिला करती है। उसको तबलीगी जमात को एक ऐसा इशू बना दिए जैसे हिंदुस्तान में जो कोरोना का कहर टूटा है वो सिर्फ तबलीगी जमात का था, वही लेके आए हैं और वही लेकर आए हैं। हालांकि सारी दुनिया उससे गिरफ़्तार थी उस वक्त। और हिंदुस्तान के अंदर आपने याद होगा कि वो इनके चचा, मोदी जी के चचा भाई आए हुए थे, ट्रम्प साहब, उनके स्वागत कर रहे थे वहाँ अहमदाबाद के अंदर, जिसके अंदर लाखों लोग शरीक हुए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर हुकूमत गिराने की चीज़ें चल रही थी, गिरा दी। तो ये बेसिकली जिस तरीके से उस वक्त नाजायज़ तौर पर तबलीगी जमात को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया गया, और हक़ की जीत होती है आखिर के अंदर। आप देखिए अब जो जजमेंट आ रहे हैं
आपका चाहे औरंगाबाद बेंच का जजमेंट हो, हाई कोर्ट का, महाराष्ट्र हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच का जजमेंट हो, चाहे आपके यूपी में से भी एक आध जगह से हुआ है, लोग छूट रहे हैं इसलिए कि आपने बिना सोचे समझे पुलिस के आदेश दे दिया गिरफ्तार, जो तबलीगी गिरफ्तार कर लो। ऐसा थोड़ी होता है, रूल ऑफ लॉ ये थोड़ी है। तो अब उसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं। आपने सारे ताल्लुकात अपने ख़राब, यानी जो एक इमेज थी कि सेकुलर कंट्री है वो आपने ख़राब कर ली सारी। नहीं तो इसमें तो आपके दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी केजरीवाल, उनका है। सबसे पहले तो उन्होंने ही इल्ज़ाम लगाया कि तबलीग जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं। ये तो उसके बाद उसको केजरीवाल से बड़ा ढोंगी तो कोई दूसरा है ही नहीं। ये देखिए कि जिस वक्त वो ठाकुर जाफराबाद स्टेशन के ऊपर गालियां बक रहा था और मुसलमानों को बुरा भला कह रहा था और कह रहा था कि हम समझ लेंगे कल तक, अगर ये नहीं हुआ परसों तक ये नहीं हुआ, धमकियां दे रहा था पुलिस को, उसके ऊपर तो केस बनाया नहीं। लेकिन जो जब ये जमात तबलीगी उस वक्त ये कहा, उनका स्टेटमेंट ये था कि भाई वो सेंट्रल वो हैं एमपी है, उसमें एक वो है, हम उन पर केस नहीं बना सकते। लेकिन जब ये तबलीगी जमात का मामला हुआ तो सबसे पहले इन्होंने केस बनाया। तो अगर उस वक्त केस बनाने की ताकत नहीं थी तो अब आपको कैसे ताकत मिल गई केस बनाने की, केस रजिस्टर्ड करने की? बात चल रही थी कफील साहब के ऊपर, डॉक्टर कफील के ऊपर, उनको गिरफ्तार किए रखा, उन्होंने बहुत गुहार लगाई। इसके पहले भी मैं बात, हालांकि कोई अभी तक ऐसा केस साबित नहीं हुआ, कुछ साबित नहीं हुआ। बस मैंने जो मिसाल आपको दी है तबलीगी जमात जो बीच में आई है वो इसी वजह से आई है कि जैसे उन पर कोई चार्ज नहीं था, कोई इल्ज़ाम ज़बरदस्ती फंसा दिया गया इसलिए कि मुसलमान थे। वही रवैया डॉक्टर कफील के साथ किया गया कि उसने, उस शख्स ने यको तनहा बड़ी हिम्मत करी, सिलेंडर ले लेकर आया, बच्चों की जान बचाई और पूरे लोग उसकी तारीफ़ करते जिनके बच्चे बचे हैं उसकी वजह से। लेकिन योगी जी को ये पसंद नहीं आया कि जो उनके जो चेले चपाटे उन्होंने बिठा रखे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, उन पर कोई हर्फ आए, उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है डॉक्टर कफील की तरफ, और वो फर्जी इल्ज़ाम समझते कि डॉक्टर कफील के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ उसके मुसलमान होने की वजह से लगाए। कोई वजह नहीं। अगर कोई वजह होती तो आप अब तक साबित करते ना, कोई सबूत देते कि भाई ये मुकदमा लगाया अलीगढ़ के अंदर। अब ये बेसिकली जो NSA के अंदर गया वो बेसिकली इसलिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक तकरीर करी थी इन्होंने, भाई CAA के खिलाफ तमाम जगह तमाम लोग कर रहे थे। तो अब आपने जब तमाम लोगों को जब कर रहे थे तकरीर तो डॉक्टर कफील को क्यों आपने निशाना बनाया इसके अंदर जी? तो ये बेसिकली ये एंटी मुस्लिम एक रुझान है जिसको करा जा रहा है। और अभी भी जो ये आपके तमाम जगहों पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं दिल्ली के अंदर, ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेकसूर लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं। आज ये भी छूटे हैं, आज वो पिंजरा तोड़ की जो वो है लेडी असम की, उसको भी आज कोर्ट ने रिहाई दे दी उसको भी आज जमानत दे दी उसको भी आज। और कोर्ट तो सबको जमानत दे रहा है, कोर्ट सबको जमानत दे रहा है इसलिए कि बाज़ी नज़र में कोई केस बनता नहीं है। तो ये हुकूमत ऐसे चल रही है जैसे हम अंग्रेज़ के ज़माने में सुना करते थे। हमें तो देखा नहीं दौर कि साहब वो कहा भाई तुझे 11 आदमी गिरफ्तार करने हैं, अब वो 10 हो गए, कोई सोते हुए को पकड़ के ले गए, कहीं तो झल्ली वाले को ले गए, किसी को रक्षा वाले को ले गए। बोले सर अभी 10 ही हुए हैं, कह लेंगे अब 11 किसी को लेकर वरना साले तुझको अंदर कर दूंगा मैं। तो ये उस अंदाज में सरकार अंग्रेजों के ज़माने में डिक्टेटर अंदाज, बेसिकली वही लॉ चला रहे हैं। जो सेडिशन का लॉ है इस मुल्क के अंदर, क्या वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लॉ नहीं है? अंग्रेज़ों का ही लॉ। जिस पर चाहते हो आप सेडिशन का चार्ज लगा देते हो। तो आप इसको कैसे होगा, ऐसी जुल्म चलता रहेगा? क्योंकि ख़ास तौर पे देखा जा रहा है जैसे कि अभी NCRB की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है, आपकी नज़र से गुजरी होगी, उसमें सबसे ज़्यादा जेल में मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी और मुसलमान हैं। देखिए लेकिन
जो वैसे केसेज हैं कि जो उनके ऊपर जो पेंडिंग वाले केसेज हैं, जिन पे अभी फैसला नहीं हुआ या फैसला होना है, या जिनकी कोई खोज भी नहीं हुई, वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर है। मुसलमान हैं और दलित हैं और ट्राइबल्स हैं, मतलब वो जो तबकात समाज में सबसे कमज़ोर हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे आपके ये ट्राइबल्स हों, उनको निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए कि वो बेचारे कानूनी कास्ट को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, वो वकील कहाँ से करे। जी 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 जी। तो ये जानबूझकर एक निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, आप और इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते किसी भी। हम आपसे आगे पूछते हैं कि ये तो चल रहा है देश में, अपोजिशन तो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, उसको शायद कोरोना हो गया, जाने क्या हो गया। ख़ास तौर पे मैं सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस की बात करूँगा। कांग्रेस अपने आप को नहीं संभाल पा रही, वहाँ पे इंटरनल इतना चल रहा है, जबकि आगे आना चाहिए कांग्रेस को। जैसे कि मुसलमानों ने आप पार्टी को सपोर्ट किया दिल्ली के अंदर, तो कांग्रेस को भी मुसलमान बहुत दिल से सपोर्ट करता रहा, लेकिन कभी साथ नहीं दिया। अब तो और भी ज़्यादा दूर होती चली जा रही। तो आप इसको कैसे मानते हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं निकल के आ रही है, इनके खिलाफ सड़कों पर नहीं आ रही है, न कहीं आ रही है? बाकी लोग तो कर रहे हैं एजुकेशन वगैरह। देखिए, कोई पार्टी आए या ना आए, अब ये तो मैं इसको जवाब नहीं दे सकता कांग्रेस के बिहाफ पे कि कांग्रेस क्यों नहीं। कांग्रेस के बात ऐसे जर्नलिस्ट बताइए ना। लेकिन ये कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो उनके यहाँ कशमकश है, आरज़ू सब्र तलब और तमन्ना बेताब, कुछ लोगों को ये तमन्ना है कि जल्दी से सारी चीज़ें अपने हाथ में संभाल लें, और जो पुराने लोग हैं और जिनको एक्सपीरियंस है, अब ये तो उनको जो है साइड ट्रैक कर दिया जाए। अब ये जनरेशन चेंज तो हमेशा होता आया है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जब आए, उनके साथ एक जनरेशन चेंज हुई। जी जी। राजीव गांधी के बाद एक दूसरे, जब ये संजय गांधी का दौर आया तो जनरेशन चेंज हुई। जी जी, वो तो हुआ है। नरसिम्हा राव का है तब चेंज हुई। हाँ, तो नहीं, नरसिम्हा राव का जो आया तो वो तो उनका ओल्ड पुलिस का एक चेंज है, लेकिन ये जो नई पीढ़ी आनी है, भाई हर आदमी बूढ़ा होना है, एक फितरी जनरेशन गैप होता है। जनरेशन गैप जो होता है, तो उन्होंने अपने हम उम्र लोग तलाश किए, राजीव गांधी ने अपने हम उम्र लोग तलाश किए, और संजय गांधी ने अपने टाइप के लोग तलाश किए। राहुल गांधी का मामला मैं समझता हूँ ये है कि वो अभी तक उनको सही एडवाइज़र्स नहीं मिल पाए हैं। जद्दोजहद वो बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, और दूसरा एक बात और भी है कि उनको जो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस को मीडिया से लड़ना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस लड़ नहीं रही, कांग्रेस लड़ भी रही है, सड़कों पे भी कई की स्टेटों में आ रही है, और जीते भी हैं इलेक्शन बीच के अंदर। गुजरात के अमूल के इलेक्शन अभी जीते हैं। हाँ, तो जीत भी रहे हैं, लेकिन ये इस मुल्क में बदकिस्मती से इस तरीके से मीडिया ने डोमिनेट कर लिया है कि आप जब खोलो तो या तो आपको मोदी जी जो है वो पूजा करते हुए नज़र आएंगे, कभी खोलो तो वो दंडवत करते हुए नज़र आएंगे, तो ये, और कभी खोलो तो अमित शाह जो है उनका हाल आएगा कि उनका अब ये हाल है। अब देखिए, अब इंतहा हो गई कि ये राजपूत की सुबह से लेके, आप सुबह अगर टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट से आप आइए, निकल के नाश्ता कीजिए, और आप उसके बाद लंच कीजिए और बैठे देखते रहिए, तो राजपूत के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो ये जब इस कंट्री का मीडिया, आप ये समझते हैं कि मीडिया का भी सपोर्ट नहीं है? मीडिया का सपोर्ट नहीं, मीडिया का सपोर्ट क्या, बल्कि मीडिया इनके खिलाफ है। हाँ, मीडिया खिलाफ है, और मीडिया खिलाफ होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो अमित शाह ने चक्कर चलाया है कि हर एक को इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की फ़ाइल दिखा देता है कि भाई देख ले, तू समझ ले। अब बदकिस्मती से पूरा माशरा हमारा करप्ट हो चुका है, हर आदमी कहीं ना कहीं से कुछ नंबर 2 की कमाई करता है, और उसके नतीजे के अंदर उसकी फ़ाइल कहीं ना कहीं से निकलवा ली जाती है अगर वो अहम आदमी है, और वो दिखा दी जाती है। ये हाल जमीयतुल उलमा हिंद का हो रहा है, यही हाल जब मुस्लिम तंजीमों का सबका हो रहा है। कौन सी मुस्लिम तंजीम बोल रही है? CAA ऊपर कितनी मुस्लिम तंजीम सिर्फ अखबारी बयान जारी कर देते हैं। ये जो लोग 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख लोगों को लेकर रामलीला मैदान भरते हैं, इंदिरा जी के ज़माने से लेकर और अभी नरसिम्हा राव के ज़माने तक,
उस वक्त इस किसी इशू पे इन्होंने कोई निकाला? नहीं, ये तो आप बहुत सही बात कह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनीस दुर्रानी साहब आपका कि आपने डॉक्टर कफील की रिहाई के ऊपर साथ में पिंजरा तोड़। मैं बहुत खुश हूँ उनकी रिहाई के ऊपर, क्योंकि एक आदमी नाजायज़ तौर पर जेल में बंद था अपनी फैमिली से। क्योंकि आपने कहा कि पिंजरा तोड़ की जो वो है जो कारकुन थी वो भी आज रिहा हो गई और कोई सबूत तो इसके माने न्यायालय हमें न्याय दे रहा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कोई मतलब मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है ना उन लोगों को सपोर्ट कर रही है जो कि CAA उसमें आगे चल के आए हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रानी साहब आपका। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।